हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सब। तो हमारा सेबी आईसीडीआर के रिवीजन में आज फर्दर हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन से करना था। लास्ट क्लास में हमने सारी डेफिनेशंस कवर कर ली थी, पर्पस समझ लिया था इन रेगुलेशंस को बनाने का, क्यूआईबी की डेफिनेशन को समझ लिया था। और ये प्रैक्टिस पेपर में हमारा पार्ट सबसे पहला आ रहा है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। इसको मैंने आपको बोला था कि आप एक बार रीड करके बैठोगे। लास्ट टाइम भी इससे प्रैक्टिकल आ गया था और अभी तक नहीं आया था। हर बार मैं क्लास में बोलता था कि आ सकता है और लास्ट टाइम आ ही गया इससे। तो एक बार देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं। इसको देखो, 2-3 रेगुलेशन मिलाकर हमें पढ़नी चाहिए। हम अगर एक रेगुलेशन से मिलाएंगे तो सबसे पहले तो रेफरेंस डेट रेगुलेशन 4 कहती है। रेगुलेशन 3 में तो आया था कि किन किन टाइप्स के पब्लिक इश्यूज पर ये एप्लीकेबल होगा, या राइट बोनस किस किस टाइप की सिक्योरिटीज के इशू पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होने वाली हैं। फिर अब अगर क्वेश्चन आ जाता है विच आर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर पब्लिक इशू, अगर पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा वैसे उसका कुछ पार्ट भी पूछा जा सकता है, या सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विच इशूअर इज एलिजिबल और विच इशूअर इज नॉट एलिजिबल। तो अगर ये पूछा गया हु इज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ, तो रेगुलेशन 5 बहुत छुपी हुई रेगुलेशन है और एफपीओ के लिए ये रेगुलेशन 102 है। तो आईपीओ हो या एफपीओ हो कुछ कॉमन है और आईपीओ के लिए एक कंडीशन अलग से है। तो अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेना चाहती है, पब्लिक ऑफर लाना चाहती है और उसके प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर डीबार्ड हैं फॉर एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट बाय द बोर्ड। अब प्रमोटर ग्रुप मैंने लास्ट आपको बताया था कि व्हाट इज प्रमोटर ग्रुप, इसकी भी आज बात करूंगा मैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर डीबार्ड हैं, सेबी ने उनको बैन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर के प्रमोटर पहले तो थे विजय माल्या, वो प्रमोटर भी थे और प्लस डायरेक्टर भी थे, डी बार्ड है। अब अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी है, हालांकि अब प्रमोटर कंट्रोल चेंज हो चुका है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर इसके कोई भी ग्रुप की कंपनी पब्लिक इशू ला रही है या यूनाइटेड स्पिरिट ला रही है तो ये एलिजिबल नहीं होंगी पब्लिक ऑफर के लिए, क्योंकि सेबी ने उनको डीबार किया हुआ है। ऐसे ही नीरव मोदी की कंपनियां होंगी। तो अगर डीबार का मतलब होता है कि कैपिटल मार्केट में आप कोई फंड रेज नहीं करोगे, लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनोगे, कोई आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उनको बैन कर दिया जाता है। अगर वो पीरियड स्पेसिफिक है और पीरियड ओवर हो चुका है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो डिबारमेंट का पीरियड चल रहा है, तो जैसे सत्यम के केस में रामालिंगा राजू या उन लोगों को 14 साल के लिए डिबार किया गया, 14 ईयर्स के लिए, तो 14 ईयर्स तक के लिए उनकी कोई भी ग्रुप कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। सेकंड, अगर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर वो प्रमोटर और डायरेक्टर किसी और कंपनी में है और वो डीबार्ड है, मतलब हमारी एक कंपनी है उसमें कोई भी डायरेक्टर प्रमोटर डीबार्ड नहीं है, बट हमारा डायरेक्टर और प्रमोटर दूसरी कंपनी में भी सेम है और वो कंपनी डीबार्ड है, तो फिर हमारी कंपनी भी पब्लिक इशू नहीं ले पाएगी। नेक्स्ट, इशूअर और एनी ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, जैसे विजय माल्या का केस फिर आ गया। कंपनी या कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर, तो उनकी कोई भी कंपनी यहाँ पर पब्लिक इशू लाएगी अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर्ड है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर आप जानते हो जिसके पास पैसा है और बैंकों को दे नहीं रहा, जिसने लोन लिए हुए हैं। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में प्रमोटर और डायरेक्टर, इशूअर क्यों नहीं है, क्योंकि भगोड़ा कौन होगा, डिफॉल्टर तो एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के नाम से भी लोन हो सकते हैं, बट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो इंडिया छोड़कर जा चुका है और उसने यहाँ पर पैसे देने थे, पैसा लेकर भागा है, बैंकों का लोन था, तो वो प्रमोटर या डायरेक्टर। ये कब अप्लाई नहीं होंगी, अगर डिबारमेंट पीरियड ओवर हो चुका है। और अगर आईपीओ है तो आईपीओ में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। ये तो आईपीओ और एफपीओ दोनों के लिए है, ये सिर्फ आईपीओ के लिए सेकंड कंडीशन है कि अगर हमने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रखी थी और
वो अभी कन्वर्ट नहीं हुई हैं और वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल हैं, तो हम तब तक नहीं इशू करेंगे जब तक वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। या तो अब पता नहीं ना कि हम दिखा रहे हो कि जी हमारा प्रमोटर का स्टेक कितना है, तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी काउंट हो जाती है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में। बट अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल थी, बाद में वो एक्सरसाइज ना करे, तो आगे इसका प्रोवाइजो आएगा कि अगर वो कंसेंट दे देता है कि वो कन्वर्ट करेगा, मतलब रिटर्न में है या कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो वो अलाउ होंगी। नेक्स्ट, एक ऑप्शनली कन्वर्टेबल या स्टॉक ऑप्शन भी होते हैं, जो हमने वारंट इशू कर रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टॉक ऑप्शंस, वो काउंट नहीं होंगे। मतलब अगर वो इशू कर रखे हैं तो हम यानी एलिजिबल हैं, बट अदरवाइज हमारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है तो वो हम एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। फुली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड बिफोर डेट, अगर वो हो चुकी हैं, पेंडिंग हैं तो नहीं होगा, अगर कन्वर्ट हो चुकी हैं तो अलाउ होगा। नेक्स्ट फिर आ जाता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। वो तो था कि कौन एलिजिबल नहीं है, तो हम अगर एलिजिबल को देखें कि कौन एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में बात समझूं तो हमें ये समझ आया रेगुलेशन 5 और 102 की इशूअर का प्रमोटर डायरेक्टर या कंपनी जिसमें हमारे प्रमोटर डायरेक्टर वहाँ पर कॉमन है, डी बार्ड है, वो विलफुल डिफॉल्टर है प्रमोटर डायरेक्टर हमारा इशूअर, या फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या ऑप्शनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पेंडिंग है आईपीओ के केस में, एक्सेप्ट ईसॉप। नेक्स्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लास्ट टाइम क्लास में क्वेश्चन भी आ गया था एग्जाम में, कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ। तो रेगुलेशन 6 में क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है? पहला आप जानते हो नेट टेंजिबल असेट, मतलब इनको कंडीशंस को इसलिए डाला गया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि दो तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रूट हो जाता है। सपोज आज हल्दीराम लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, और वो पब्लिक ऑफर प्लान कर रहे हैं और वो आईपीओ होगा, क्योंकि अभी तक वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले तो वो रेगुलेशन 5 में जाएंगे कि उन इशूअर या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर या प्रमोटर, ये लोग कहीं डिबार्ड तो नहीं है। सेकंड, अगर आईपीओ है तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल हैं, अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं तो भी ऑप्शन है टू कन्वर्ट, तो भी नहीं होगा वो। तो ये रेगुलेशन 5 तो कहता है कि आप पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते। अब मान लो आप इससे पार हो गए, अब अगली रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन 6 जो आपको चेक करनी है, उसमें दो रास्ते हैं, आप 4 कंडीशंस को पूरा कर दो या फिर आप अल्टरनेट रूट पर आ जाओ। 4 कंडीशन क्या है? नेट टेंजिबल असेट, एवरेज नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ एंड नेम चेंज। अगर आपने किया है तो उसकी 4 कंडीशन है, वो अभी पढ़वा रहा हूं। और अगर आप इन चारों को पूरा नहीं कर पा रहे, ये चारों की चारों ऑल पूरी होनी चाहिए, अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप अल्टरनेट रूट पर जाओगे। और अल्टरनेट रूट क्या है कि आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से पब्लिक इशू लाओ, प्लस क्यूआईबी को 75% शेयर कम से कम अलॉट कर दो, एलोकेशन उनको दे दो। अब अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो वो पब्लिक इशू सक्सेसफुल होगा, सब्सक्राइब नहीं करते तो पब्लिक इशू सक्सेसफुल नहीं होगा। अब ये 4 कंडीशन है, बेसिकली ये 3 ईयर का पीरियड आ जाता है। नेट टेंजिबल असेट, एवरेज नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ पिछले 3 साल में कंपनी की लगातार एक अमाउंट तक रही हो, जैसे नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ या उससे ज्यादा, एवरेज नेट प्रॉफिट 15 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़। इट मीन्स ये एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल है और 3 साल से ज्यादा पुरानी है, वो इस कंडीशन में आएगी। अब अगर एक कंपनी 3 साल से कम है, चाहे उसके पास अमाउंट जितना मर्जी अवेलेबल हो, तो भी वो इस कंडीशंस में नहीं आ पाएगी।
तो एक अगर न्यूली सेटअप कंपनी है तो उसको फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा और QIB को एलोकेशन देनी पड़ेगी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब ये होगा कि आप प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे। QIB का मतलब है समझदार इन्वेस्टर हैं, मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, रिच इन्वेस्टर हैं, उनको रिस्क लेने के लिए दिया जाएगा और वो पूरा कंपनी को चेक करेंगे कि वो कंपनी वर्थवाइल है या नहीं। अगर उनको लग रहा है कि ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए तो वो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंपनी, पर्टिकुलरली ये अनलिस्टेड कंपनी IPO प्लान कर रही है तो उसको 2 रूट्स दिए गए हैं। 1 रूट है कि वो कम से कम 3 इयर्स ओल्ड कंपनी तो होनी चाहिए, बिकॉज 4 कंडीशन है और चारों कंडीशन में 3 साल का टाइम आ रहा है। और दूसरा फिर अल्टरनेट रूट आ जाता है, आप इसको QIB रूट के नाम से भी याद कर सकते हो। यहां पर ये और लग जाता है। अब ये 4 कंडीशन में क्या है कि कंपनी की नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए इन लास्ट 3 फुल ईयर्स। फुल ईयर्स का मतलब 12 महीने लगातार इससे कम ना गई हो। सेकंड कंडीशन आ गई एवरेज नेट प्रॉफिट 15 करोड़ 3 साल का निकाल कर आए कम से कम, और 3 इयर्स में आए और 12 मंथ कंप्लीट होने चाहिए। फोर्थ नेट टेंजिबल असेट हुआ, एवरेज नेट प्रॉफिट हुआ। अब मैं यहाँ डिटेल में आपको इसलिए नहीं जा रहा कि ये रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़कर बैठे हो। नेक्स्ट फिर नेटवर्थ, ये 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, ये रुपीज में है सारी, और ये भी 3 इयर्स का क्राइटेरिया है। और फोर्थ आ जाता है कि अगर आपने कोई नेम चेंज किया था लास्ट 1 ईयर में तो मोर देन 50% या उससे बराबर का रेवेन्यू न्यू नेम में होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं। अब इसके साथ ये भी आ जाता है कि इसमें एटलीस्ट 50% नॉन मॉनेटरी असेट हो, या अगर मॉनेटरी असेट हैं तो वो 50% से कम होनी चाहिए। मैं इसको अभी आपको एग्जांपल के साथ करवा देता हूं। इसका पर्पस आप समझना कि यहाँ पर अगर 3 साल से कम पुरानी कंपनी है तो वो पब्लिक इशू नहीं ला पाएगी, तो उसको यहाँ पर दिया गया रूट। दूसरा 3 साल से ज़्यादा पुरानी है बट इन फिगर्स के साथ नहीं है, वो उसके पास ये फाइनेंशियल फिगर्स नहीं है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है या लॉस मेकिंग है, तो अल्टरनेट रूट में QIB को 75% देने का मतलब है कि वो चेक करेंगे प्रोजेक्ट में जान है तभी आप पब्लिक से पैसा ले पाओगे, और प्लस पब्लिक इशू का प्राइस आप डिसाइड नहीं करोगे, पब्लिक डिसाइड करेगी ऑक्शन से। फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग प्रोसेस दोनों तरह से आ रहा है। तो एक बार आप बुक में आते हैं कि इस रेगुलेशन को, नेट टेंजिबल असेट को अभी हमने बात की, ये 3 करोड़ की बात की, कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस in each preceding 3 year 12 month each which are not more than 50% are held in monetary asset। इसी पर लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था। अब ये मॉनेटरी एसेट्स का मतलब क्या है? सपोज ये बैलेंस शीट है ABC लिमिटेड की, उसकी एसेट्स हैं। इस एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स आपको देखनी है, वो 3 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब उसमें बैंक भी तो है कैश भी तो है, इन्वेस्टमेंट्स भी तो आएंगी, ये सब क्या है? मॉनेटरी एसेट। तो अगर कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये नॉन मॉनेटरी है, तो वो कह रहा है ये असेट्स 50% तो होनी चाहिए और ये 50% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 3 करोड़ है तो 1.5 करोड़ का अमाउंट तो कम से 1.5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट तो कम से कम नॉन मॉनेटरी में होना चाहिए, जो ये प्रोविजन कह रहा है। नॉट मोर देन 50%, मतलब 50% तक मॉनेटरी एसेट हो सकती हैं। 50% तक मतलब अगर हमारी मॉनेटरी एसेट्स टोटल एसेट्स $4 करोड़ है, हम एसेट्स मिनिमम 3 है, हमारी 4 करोड़ है,
तो इसमें जो मॉनेटरी होंगी वो 2 करोड़ तक तो हो सकती हैं, इससे ज्यादा नॉट अलाउड। और अगर हैं तो उसका रास्ता दिया गया है। अगर आप 50% से ज्यादा लेकर बैठे हो तो जो फंड्स पड़े हैं उनको आप ये कमिट करोगे कि वो बिजनेस में ही यूज होंगे और उनको आप बाहर विड्रॉ नहीं करोगे। और अगर ऑफर फॉर सेल है तो ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका लॉजिक क्या रहा होगा, रीजन क्या रहा होगा, आप ये देखना। मान लो ये एबीसी लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रहा है, इसकी ये असेट्स हैं, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और बैंक है। सपोज ये 2 करोड़ का है, वन करोड़ है, ये 2 ही करते हैं, ये 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ है। तो टोटल असेट तो हमें नजर आ रही है यहाँ पर 5 करोड़। इसमें से अब नॉन मॉनेटरी कौन सी हो गई, ये 3 करोड़। ये कौन सी हो गई, मॉनेटरी 2 करोड़। अब ये असेट्स की रिलायबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रखी हैं, मान लो किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वो डूब गए तो। सेकंड, बैंक में जो पैसा पड़ा है ये हो सकता है हमने लोन लिया हो और वो पैसा हो यहाँ पर। तो बैंक क्या रिलायबल एसेट हो सकती है? अगर मैं आपको अपनी पासबुक दिखाऊं कि जी उसमें 2 करोड़ का बैलेंस पड़ा है, तो क्या उससे मेरा वेल्थ पता चल सकती है? हो सकता है मैंने लोन ले रखा हो, किसी से थोड़े दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री लिया और मैं वापस दिखा दूं। तो ये अगर 50% तक हैं तो चलेंगे, अगर इससे ज्यादा हैं तो जो आपका मिनिमम अमाउंट चाहिए वो आप ये शो करोगे कि हम बिजनेस में ही लगाएंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। है, हो सकता है ना कि आपने किसी से लिया हो, बैंक बैलेंस दिखा दिया और आपने उसको विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी नॉन मॉनेटरी असेट्स आ रही हैं 2 करोड़ और बैंक भी है 2 करोड़, तो मैं दिखा तो रहा हूं 4 करोड़ मेरी मॉनेटरी टोटल असेट्स हैं, नेट टेंजिबल असेट है। टेंजिबल तो है, पैसा पड़ा है बैंक में, ये भी टेंजिबल है। नॉन मॉनेटरी जो टेंजिबल पड़ी हैं, ये लिख देता हूं मैं। अब ये 4 करोड़ में ये मैंने हो सकता है किसी से लिया हो, मैं सिर्फ कंप्लाइंस के लिए दिखा दूं कि मेरे को मिनिमम तो 3 करोड़ चाहिए था और बाद में इसको मैं विड्रॉ कर लूं, जिससे लिया था वापस दे दूं। तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि मेरे को मिनिमम 3 करोड़ चाहिए थे, तो इसमें 2 करोड़ तो नॉन मॉनेटरी है मेरे पास। तो मॉनेटरी 1 करोड़ तक तो हो सकता था। तो अब जो एक्सेस पैसा आप दिखा रहे यहाँ पर, तो कंप्लायंस हो रही है 1 करोड़ की। अब अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं कि यहाँ पर नॉन मॉनेटरी 2.5 करोड़ है, नहीं 1 करोड़ है और बैंक में पैसा पड़ा है 3 करोड़, तो टोटल तो 4 करोड़ हो गया। बट इसमें 1 करोड़ के साथ मुझे 2 करोड़ का मिनिमम चाहिए था और इस टोटल 3 करोड़ चाहिए थी 4 में से, और जिसमें से 50% नॉन मॉनेटरी होंगी या उससे ज्यादा हो सकती हैं, बट मेरे पास 1 करोड़ ही है। तो मेरे पास मॉनेटरी एसेट मोर देन 50% आ रही हैं। तो जो इसको कंप्लाई करने के लिए कम से कम 2 करोड़ का अमाउंट मैं कमिटमेंट दे दूं कि प्रोजेक्ट में ही लगाऊंगा, इसमें से 2 करोड़ मैं सिर्फ बिजनेस में यूज करूंगा, इसको कहीं और किसी को वापस नहीं दूंगा या किसी पैसे को ट्रांसफर नहीं करूंगा एक्सेप्ट बिजनेस पर्पस, तो फिर कंपनी अलाउ हो जाएगी अगर वो मॉनेटरी एसेट दिखा रही है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरपी लिमिटेड का आईपीओ है,
फॉलोइंग डाटा अवेलेबल है। नेट टेंजिबल 15-16 में 5 थी, 3 ईयर्स दे रखे हैं, लास्ट 5 ईयर, और आईपीओ कब आ रहा है 2019 में, तो लास्ट 3 ईयर्स का कंप्लीट है। नेट टेंजिबल असेट मोर देन 3 करोड़ होनी चाहिए, तीनों साल में 3 करोड़ से ऊपर रही हैं। बट इसमें मॉनेटरी एसेट इस साल में 1 करोड़ थी, इस ईयर में 3 थी, इसमें 3 थी, तो लेस देन 50% थी, चलेगा। नेटवर्थ 3 करोड़ थी, तो नेटवर्थ हमें 1 करोड़ चाहिए थी, यहाँ पर भी मोर देन 1 करोड़ है और यहाँ पर भी मोर देन 1 करोड़ है। तो क्या कंपनी आईपीओ ला सकती है? यस, ला सकती है। पहला पार्ट था, तो आपको आंसर क्या देना था? पहले ये रेगुलेशन लिखनी थी। अब आपको रेगुलेशन 6 की चारों कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, टाइम बचाओ। तो यहाँ पर 2 कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, नेटवर्थ और नेटवर्थ 1 करोड़ चाहिए होती है और ये हमें 3 करोड़ चाहिए होती है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट इज 4 करोड़ इन 16-17, तो 16-17 में इसका 50% 4 करोड़ होना चाहिए, तो मॉनेटरी तो 3 ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 करोड़ तक होती तो भी चल जाती, अगर 4 से ज़्यादा होती तो जो एक्सेस अमाउंट है, जो मिनिमम हमें 4 चाहिए था, वो आप 4 से ऊपर का जो अमाउंट था वो आप कमिट करोगे कि बिजनेस में ही लगाओगे, कहीं और यूज नहीं करोगे। तो हाउ विल यू डील द सिचुएशन इफ कंपनी हैज असेट्स ऑफ 5 करोड़ इन द ईयर 1970? अगर यहाँ पर ये 17-18 में ज़्यादा हो जाती हैं, 16-17 में टोटल असेट थी 8 और मॉनेटरी थी अगर 5 हो जाती हैं, तो इसका 50% मतलब 4 करोड़ तक हो सकती थी ये, और हमारे पास ज़्यादा हैं, बट हमारी ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लायंस हो रही है ना, 3 करोड़ से ऊपर की नेट टेंजिबल असेट्स हैं हमारे पास। तो अब देखो इसका इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया, एक बार आपको आंसर पैटर्न भी पता चल जाएगा कि आंसर देना कैसे है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो रेगुलेशन 6 से आंसर शुरू किया, ये जस्ट फॉर मैं रेफरेंस आपके दे रहा हूं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। रेगुलेशन 6 में ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, और देखो अब आंसर में 2 ही दी गई हैं, आपसे चारों कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 3 करोड़ होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा मॉनेटरी नहीं होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 करोड़ नेटवर्थ। दोनों चीज़ों को लिखा, तो आरपी की एटलीस्ट 3 करोड़ और 1 करोड़ होनी चाहिए, कंपनी कैन प्रोसीड। फर्स्ट सेकंड का आंसर आया, फर्स्ट का भी आंसर आया, और थर्ड का सेबी में कहा है कि अगर 50% से ज़्यादा है तो एक्सेस आप बिजनेस प्रोजेक्ट में लगाओगे। मॉनेटरी एसेट 5 करोड़ है, कंपनी शुड हैव मेड अ फर्म कमिटमेंट टू यूटिलाइज सच एक्सेस इन प्रोजेक्ट, अदरवाइज कंपनी विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फॉर आईपीओ। तो आपको 50% की कमिटमेंट देनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि आप जो शो कर रहे हो कल को उसके साथ कमिट रहो, ये पैसा डाल के लोगों को अट्रैक्ट ना कर रहे हो कि देखो जी हमारे पास तो इतना पैसा है, हमारे पास इतनी मॉनेटरी एसेट हैं। अगर हैं तो वो एक्चुअल होनी चाहिए, पता चले कल को ये लोन है कुछ भी है, बट वो पैसा विड्रॉ नहीं होगा, एंट्री का पैसा नहीं होना चाहिए। बाकी 2 कंडीशंस बहुत इजी हैं। नेटवर्थ वाला पॉइंट हो गया हमारा। एवरेज नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 ईयर 12 मंथ पूरे में ईच। तो ये एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आ सकता है। सपोज अगर कंपनी 2021-22 में आईपीओ प्लान कर रही है, तो उसको कौन से ईयर लास्ट देखने पड़ेंगे? 2021, 1920, 3 साल जाना पड़ेगा उसको। अब अगर मान लो नेट प्रॉफिट यहां था 10 करोड़, यहां पर था 20 करोड़ और यहां पर था 30 करोड़, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 होगा। टोटल क्या आया? 60। तो ये 20 करोड़ है, कंपनी नी इज एलिजिबल। 15 करोड़ से ऊपर होना चाहिए था।
तो ये मान लो 3 फिगर दी हुई हैं, अगर ये 15 करोड़ से कम की एवरेज हो जाती है तो कंपनी फिर एलिजिबल नहीं होगी। और इन कंडीशन में कहीं भी और नहीं है, ए बी सी डी चारों चेंज पूरी होनी चाहिए। और अगर नेम चेंज किया है लास्ट ईयर में तो 50% रेवेन्यू नए नाम में आना चाहिए। इस कंडीशन को भी इसलिए डाला जाता है कि अगर कंपनी में कोई मिसहैपनिंग हुई थी, कंपनी का नाम खराब हुआ था, कंपनी नाम चेंज कर रही है, लोगों को नहीं मालूम, तो इसके कई सारे कारण होते हैं कि नाम चेंज हुआ है, तो एक्चुअल में आप काम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो आपका रेवेन्यू उसमें शो होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर कंपनी ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही कंडीशन, तो कोई बात नहीं, आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ले आओ प्लस 75% QIB को दे दो साथ में। तो यहां पर ये कंडीशन पूरी कर लो आप, तो आप पब्लिक इशू ले आओ। अब एक ये नई रेगुलेशन आई थी कि अगर SR इक्विटी शेयर होल्डर हैं कंपनी में, मतलब एक कंपनी अनलिस्टेड है, उसने DVR इशू कर रखे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, और उसमें सुपीरियर राइट वाले शेयर हैं। SR का मतलब सुपीरियर राइट वाले शेयर हैं। अगर कंपनी ने ये इशू कर रखे हैं तो कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो वो कंपनियां कौन सी होनी चाहिए इस सेक्टर की, ये आपने पढ़ लिया होगा। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा एनालिटिक, सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन के लिए कोई हमने इशू कर रखे हैं। मान लो हमारी कंपनी है और हम इन सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो हमने सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रखे थे, तो हम कोई बात नहीं, हम पब्लिक इशू ला सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि पहली बात तो सुपीरियर राइट 10 वोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली सुपीरियर राइट क्या होगा, 1:1 से ज्यादा होगा तो 2 वोट ऑन 1 शेयर होंगे। मैं डिफरेंशियल राइट आपको अच्छी तरह करा चुका हूं पहले ही। तो ये मैक्सिमम कितने तक हो सकता है, 10:1 तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, आगे आएगा। उसके बाद जो शेयर होल्डर है जिसको SR शेयर दे रखे हैं, उसकी उसका प्रमोटर ग्रुप जो है उसकी कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कलेक्टिव नेटवर्थ में उसने जो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रमोटर ग्रुप ने, उसको छोड़कर, मान लो हमारी कंपनी है और हमारी 3-4 कंपनियां और हैं, तो हमारी कंपनी ने जिसने सुपीरियर वोटिंग राइट के शेयर ले रखे हैं, वो जिस प्रमोटर ग्रुप से आ रहा है उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग आर कंपनी नेटवर्थ जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। प्रमोटर और फाउंडर के पास ही ये शेयर होने चाहिए, और जब इशू हुए थे तो ऑथराइज रेजोल्यूशन से पास हुए थे। कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। मिनिमम 2:1, मैक्सिमम 10:1। इस पे ध्यान रखना, यहां से एग्जामिनर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन बना सकते हैं। अभी तक सुपीरियर राइट वाले से क्वेश्चन नहीं आया। सेम वैल्यू के होने चाहिए, एक ही क्लास के होने चाहिए, और ऑर्डिनरी शेयर वाले सारे राइट होने चाहिए। मैं अगर आपको लिखकर शॉर्ट में सारी कंडीशन बता दूं, अगर क्वेश्चन आ जाए, इफ IPO ऑफ कंपनी हैविंग सुपीरियर राइट वाले शेयर, SR शेयर के का मतलब है सुपीरियर वोटिंग राइट वाले। अब जिन बच्चों ने वोटिंग राइट वाली क्लास नहीं देखी, तो मैंने ऑलरेडी शुरू की क्लासेस में वोटिंग राइट कराए थे, डिफरेंट DVR कराए थे, वहां पर ये वोटिंग राइट का मतलब समझो, आपको समझ आ जाएगा। पूरा मैंने टाइम दिया हुआ है इस पे, और उन क्लासेस की शुरू की 2-3 रिवीजन क्लासों में मेरा टाइम देने का पर्पस ही यही था कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, खासतौर से उन बच्चों को जो अमेंडमेंट से पहले क्लासेस ले चुके हैं, ओल्ड सिलेबस वाले, वो परेशान बैठे हैं। तो अगर कंपनी ने सुपीरियर राइट वाले कोई शेयर इशू कर रखे हैं, तो पहली बात तो कंपनी अलाउड है फ्रॉम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, IT इन कंपनियों की। ये अब आप बुक में पढ़ लोगे, मैं शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूं बस। कंपनी किस सेक्टर की होनी चाहिए, इन सेक्टर की होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कंडीशंस और हैं। नंबर 1 कंडीशन मैं बोलूं तो जो शेयर हमने जिसको दिए हैं, सुपीरियर राइट वाला शेयर होल्डर,
if not from promoter group, प्रमोटर ग्रुप की मैं करानी भूल गया, मैं अभी लिखवा दूंगा आपको प्रमोटर ग्रुप की शॉर्ट में कैसे होगा. नॉट डेफिनेशन, नॉट फ्रॉम प्रमोटर ग्रुप विच हैज नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इशूअर. तो जिसको हमने दे रखे हैं शेयर होल्डर, वो हमारे प्रमोटर ग्रुप से है, बट वो 500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी नहीं होनी चाहिए. दूसरी, एसआर शेयर होल्डर इज होल्डिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन कंपनी. ये देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट शायद मिस हुआ है. ये देखो, हु होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन इशूअर कंपनी. तो जिनको दिए जाएंगे, मतलब वो शेयर होल्डर कौन होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए या फाउंडर होना चाहिए ऑफ इशूअर. जिसके पास ये हो, किसी और के पास है तो कंपनी अलाउड नहीं होगी. थर्ड पॉइंट, एसआर जो इशू हुए थे बाय एसआर हुए थे, ये आप डिटेल्स पढ़ लोगे. फोर्थ कंडीशंस, होल्डिंग पीरियड ऑफ एसआर 6 मंथ और मोर, 6 महीने या उससे ज्यादा होना चाहिए. फिफ्थ, वोटिंग राइट मिनिमम 2 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट और मैक्सिमम 10 शेयर इज इक्वल टू 2 votes on 1 share, that is 2:1. Maximum 10 votes on 1 share, that is 10:1. ये होना चाहिए. 6, face value of SR share must be same with ordinary share जो हम इशू करने जा रहे हैं. SR share existing SR share must be of one class. one class का मतलब है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है एसआर वाला करके जाना, यहां से कहीं फंस ना जाओ, ध्यान रखना. अमेंडमेंट आई थी, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास हमने कर रखी है 3:1 वाली, एक क्लास कर रखी है 4:1 वाली, तो ये क्लास 1 हो गई और ये क्लास 2 हो गई, नॉट अलाउड. एक ही क्लास होगी जो भी आपने एक ही तरह के डीवीआर इशू कर रखे हैं. 8th पॉइंट कह रहा है, एसआर शेयर होल्डर shall have same right in company except voting right, उसको छोड़कर. तो मैंने ये शॉर्ट में की पॉइंट दे दिए हैं कि यहां से अगर कोई भी प्रैक्टिकल आ गया तो आप इसको इजीली कर पाओ, कहीं फंसो ना. तो बच्चों की इस पे क्वेरी बहुत आ रही थी कि ये सर ये कंसेप्ट क्या आई है, समझ नहीं आती. तो आप सिंपल ये समझो कि ये पहली बात तो सारी कंपनियों के लिए तो अलाउड है नहीं.
कौन सी कंपनियां हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जो बिल्कुल स्टार्टअप की तरह या नए इनोवेशंस की तरह न्यू इन्वेंशंस की फॉर्म में आ रही हैं, उन कंपनियों के लिए ये कंसेप्ट लाई गई है। तो उन कंपनियों में क्या होता है, पहले से डीवीआर इशूड होते हैं, तो सुपीरियर राइट वाले शेयर हैं, और अब वो इशू कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर, तो आईपीओ तो आएगा, सिर्फ एसआर का तो आएगा ही नहीं। और ये भी ध्यान रखना, कभी भी कंपनी डायरेक्टली पहली बार आईपीओ ला रही है तो सुपीरियर या डिफरेंशियल राइट वाले, इंफीरियर वाले शेयर नहीं ला सकती, वो ऑर्डिनरी वोटिंग राइट वाले ही शेयर लाएगी, बाद में फिर वो इशू कर सकती है। बट अगर कंपनी अनलिस्टेड थी, पहले से उसने सुपीरियर राइट वाले कर रखे थे, तो वो इन सेक्टर की होनी चाहिए, और जिसको दिए हुए हैं शेयर होल्डर को, वो जो प्रमोटर ग्रुप से है उसकी कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन से होना चाहिए जब वो इशू हुए थे, प्रॉपर लॉ फॉलो हुआ हो, 6 महीने से पुराने अलॉटमेंट होनी चाहिए, ये वोटिंग राइट आ गया, सेम वैल्यू 1 क्लास, और ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड आ रहा है एफपीओ में, रेगुलेशन 103 में दिया गया है कि एफपीओ में वो 4 कंडीशंस नहीं आती, तो एफपीओ में सिर्फ एक कंडीशन है, अगर नाम चेंज किया था तो 1 साल में 50% रेवेन्यू कम से कम नए नाम में आया हो। एफपीओ में वो 4 कंडीशन क्यों हटा दी, क्योंकि कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, लोग उसको जानते हैं, एलओडीआर के अंडर लिस्टिंग एग्रीमेंट है, फाइलिंग कर रही है, कहीं डिफॉल्टर होती तो सेबी पहले ही डीबार कर चुकी होती, तो इस केस में यहाँ पर ये अलाउड होगा। अब अगर कंपनी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रही तो अल्टरनेट रूट आ जाएगा, वही बुक बिल्डिंग प्रोसेस और क्यूआईबी रूट, और अगर क्यूआईबी ने नहीं लिए शेयर तो सारे पैसा वापस करना पड़ेगा। और आगे फर्दर आप ये भी पढ़ोगे कि इसके साथ एक कंडीशन और आ जाती है कि मिनिमम 1000 अलॉटी भी प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, नहीं तो इशू ही फेल हो जाएगा। ये जब आप अलॉटमेंट के टॉपिक में पढ़ोगे तो इनडायरेक्ट ये है साथ में अटैच्ड कि जो शेयर्स हमने, जो पब्लिक इशू आ जाएगा, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो उस पर मिनिमम अलॉटी कम से कम 1000 होने चाहिए। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस हैं, तो मैं ये एक स्लाइड दिखा देता हूं आपको रिकैप के लिए। ये हमने कर ली, एसआर वाला लिखा दिया, रेगुलेशन 7 और एफपीओ के लिए है कि एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को दोगे, एग्रीमेंट डिपॉजिटरी से करोगे, प्रमोटर की सिक्योरिटी डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब एक बहुत बढ़िया टर्म आ रही है कि जो आप पब्लिक से पैसा लोगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है कि हमारा 25% ऑफ इशू साइज तक यूज कर सकते हो। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब होता है कि जो हम पैसा ले रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस में कितना डालेंगे, पता चले हम जनरल खर्चों में ही उड़ा दें, प्रोजेक्ट में पूरा पैसा ही ना लगे, तो 25% कम से कम पैसा, मैक्सिमम पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ले सकते हो। और 6th कंडीशन एक और है जो जनरल कंडीशन छुपी हुई है कि फर्म अरेंजमेंट ऑफ मिनिमम 75% अमाउंट अदर देन पब्लिक इशू, वो हमें बतानी पड़ेगी। फ्रॉम वेरिफिएबल मीन्स, इसका मतलब क्या है वो आप समझो। देखो जनरल कंडीशन आई ना, एप्लीकेशन जाएगी, एग्रीमेंट टू डिपॉजिटरी होगा, सिक्योरिटीज प्रमोटर की डीमेट फॉर्म में होंगी, एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। ये वाला पॉइंट, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिएबल मीन टुवर्ड 75% ऑफ स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट proposed to be funded for the issue proceed excluding the amount to be raised through the proposed issue through exist additive internal। इसकी बहुत सारी बच्चों की क्वेरी आती है, सर ये पॉइंट क्या है। बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसको एक एग्जांपल से ही समझ लो, मैं यहीं पे दिया हुआ, टाइम बच जाएगा। देखो सपोज प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 200 करोड़, हम जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं 200 करोड़, और हम पब्लिक ऑफर लाए 150 करोड़ की, तो 50 करोड़ कहां से लाओगे। हमने कहा हाँ हाँ हैं, आ जाएंगे, और पता चला बाद में आए नहीं। हमने सोचा था हम इसका कोई लोन ले लेंगे,
या अलग किसी प्राइवेट प्लेसमेंट से लेंगे। तो हमने सोच रखा था ये पैसा आएगा और हमने कह दिया कि हमारे की ज़रूरत तो 200 की है, हम पब्लिक ऑफर हम 150 की ला रहे हैं, बाकी 50 हम अरेंज कर लेंगे और बाद में अरेंज ना हुआ तो प्रोजेक्ट खराब होने के चांस है कि जिसकी 200 करोड़ की जरूरत थी, पैसे 150 करोड़ आए, प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेबी कहती है कि आप जो पैसा अदर देन पब्लिक इशू कह रहे हो कि हम अरेंज कर लेंगे, तो वेरीफाई करो स्टेटेड मींस कहां से लाओगे, वेरीफिएबल स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस, कि वो वेरीफिएबल होना चाहिए। आप यहां से पैसा ला रहे हो, एग्रीमेंट दिखाओगे। और कितना 75%, मतलब जो आप नहीं ले रहे पब्लिक से उसका 75% अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अब अगर हाउ टू अरेंज 75%, अगर 50 करोड़ आपका शॉर्टफॉल है, 20 आपके पास अरेंज हो चुका है, 30 आप कह रहे हो आना है, तो इसका 75%। और अगर आपका एक भी रुपया अभी तक नहीं आया शॉर्टफॉल का, तो इसका 75% आपको शो करना पड़ेगा, आप कहां से लाओगे। बहुत छुपा हुआ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहां से प्रैक्टिकल बन जाएगा। दोबारा कह रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ का था, मैंने पब्लिक ऑफर लाया 150 करोड़ का, मैंने कहा 50 मेरे पास है, मैं अरेंज कर लूंगा। सेबी कह रही है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, उसका 75% हमें बता दो कहां से लाओगे। वेरीफिएबल मींस नाम लिख दो, एग्रीमेंट शो कर दो। मैंने कहा नहीं, 50 में से 20 तो आ चुका है मेरे पास, तो जो 30 बैलेंस है उसका 70, तो ये कैलकुलेशन आ सकती है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो वेरीफिएबल मींस का पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जनरल कंडीशंस हैं, मोस्टली बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, ये छुपी हुई कंडीशंस हैं, छोटी कंडीशंस नहीं है, ध्यान रख लेना इनका, ये जनरल कंडीशंस को लाइटली मत लेना। फिर जनरल कंडीशंस में साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अगर कंपनी पहले बॉडी कॉर्पोरेट नहीं थी, कोई पार्टनरशिप फर्म थी, एलएलपी थी, वो बाद में कंपनी हुई और अब पब्लिक इशू लेकर आ रही है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली बात तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट के हिसाब से कन्वर्टेड होनी चाहिए, सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। और अगर इशूअर किसी पुरानी कंपनी, 2 कंपनियों में डीमर्जर हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो भी अगर उस पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं था, तो नई कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रोस्पेक्टस में ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखा रहे हैं, वो एज पर शेड्यूल 3 होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे। क्योंकि हो सकता है हमने पिछले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई, 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई, अब अगर हम एलएलपी थे या हम पार्टनरशिप फर्म थे, तो हमारे पास कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे थे, तो अब हमें उसमें कन्वर्ट करके शो करनी पड़ेंगी। तो अब सारी बात को मैं क्रक्स करूं तो एलिजिबिलिटी में 3 पार्ट आ गए। रेगुलेशन 5 है कि कौन एलिजिबल नहीं है, तो जो डिफॉल्टर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। रेगुलेशन 6 कहती है कंडीशन, रेगुलेशन 7 कहती है जनरल कंडीशन। रेगुलेशन 6 की आ गई कि एक रूट प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, एक अल्टरनेट हो गया, और एफपीओ में सिर्फ 2 कंडीशन है, अल्टरनेट रूट वाली, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो, और यहां पर ये 4 कंडीशंस हैं। हो जाएगा अब ये, और ये ध्यान रखना 25% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लोगे, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक प्रमोटर ग्रुप वाला पार्ट करा देता हूँ, वो पेंडिंग था। प्रमोटर ग्रुप का नाम आता है, बच्चों को यही नहीं पता कि प्रमोटर ग्रुप क्या है। मैंने आपको बोला था कि रीड कर लेना, मैं टेबल बनवा दूंगा, मैंने क्लास शुरू कर दी, अब बनवा देता हूँ। देखो बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, प्रमोटर ग्रुप वाले पॉइंट में।
व्हाट इज प्रमोटर ग्रुप? पहले एक बार पढ़वा देता हूं मैं आपको। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट नोट प्रमोटर ग्रुप क्या है, प्रमोटर तो हमने पढ़ लिया था, प्रमोटर कौन है, हु इज प्रमोटर, जिसका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में है, जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, या जिसकी एडवाइस और डायरेक्शन से कंपनी चल रही है, डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले को छोड़कर। ये तो क्लियर है। हाँ, इसमें फिर ये था कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, एआईएफ अगर 20% से ज़्यादा शेयर लेकर बैठे हैं तो उनको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। नॉर्मली 20% से ज़्यादा वाली होल्डिंग वालों को प्रमोटर मान लिया जाता है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। अब प्रमोटर ग्रुप क्या है? प्रमोटर तो हुआ एक, जैसे सपोज कंपनी है, तो इसके कोई प्रमोटर्स तो होंगे। अब वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। अब वो इसके प्रमोटर हैं, बट ये प्रमोटर्स, सपोज ये एबीसी लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड के भी प्रमोटर हैं, या इसमें 20% से ज्यादा स्टेक ले रखा है, या किसी ने इसमें 20% ले रखा है और इसने भी 20% ले रखा है और ये सेम प्रमोटर ग्रुप की है, तो ये खानदान आ जाएगा प्रमोटर ग्रुप। जैसे कहते हैं ना, चाचा ताऊ एक खानदान के माने जाते हैं, तो ऐसे ही यहां पर भी इसको प्रमोटर ग्रुप बोल दिया जाएगा। तो देखो कैसे कैसे इसको बोला गया, एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं लिखवाता हूं एक चार्ट बना के। देखो, पहला प्रमोटर खुद, जो कंपनी अपने आप को बोल रही है कि हम प्रमोटर हैं, वो तो है ही है। नेक्स्ट, प्रमोटर के इमीडिएट रिलेटिव, स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड ऑफ द पर्सन और ऑफ द स्पाउस। तो एनी स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, एनी पेरेंट मतलब फादर या मदर, हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, चाइल्ड ऑफ पर्सन और ऑफ द स्पाउस मतलब स्टेप भी हो सकते हैं। तो यहां पर चाइल्ड ऑफ द पर्सन सन या डॉटर और उनके बच्चे। अब आया कि अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है, दो चीजें आ गई, प्रमोटर और प्रमोटर का रिलेटिव, तो प्रमोटर ग्रुप माना जाएगा। अब प्रमोटर बॉडी ग्रुप है तो उसकी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें प्रमोटर ने 20% शेयर ले रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ध्यान रखना, एंड बॉडी विच होल्ड 20% ऑफ द प्रमोटर, मतलब प्रमोटर 20% लेता है और एनी अदर बॉडी कॉर्प विथ 20% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्ड ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर ने किसी कंपनी में 20% ले रखे हैं या प्रमोटर की कंपनी में किसी ने 20% ले रखे हैं। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल 20% शेयर ले रखे हैं और उन्होंने कंपनी में भी शेयर ले रखे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है तो बॉडी कॉर्पोरेट विच 20% और मोर ऑफ इक्विटी हेल्ड बाय प्रमोटर इमीडिएट रिलेटिव फर्म HUF, मतलब अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है बट उस प्रमोटर ने किसी कंपनी में 20% शेयर ले रखे हैं, उसके रिलेटिव ने, फर्म ने, HUF ने, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच बॉडी कॉर्पोरेट, ये मैं आपको चार्ट से ही समझा देता हूँ, छोड़ो रीडिंग वीडिंग, मैं यहाँ पहले आपको चार्ट से समझाता हूँ, 1 मिनट में समझ आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा और इतना टाइम नहीं है अब। देखो, हम इशूअर के हिसाब से चलेंगे, 1 मिनट, इशूअर सपोज ABC लिमिटेड है, या A लिमिटेड नाम छोटा कर लेते हैं,
ए लिमिटेड है। तो हमें देखना है प्रमोटर ग्रुप कौन है। तो सबसे पहले तो इसका प्रमोटर, जो प्रमोटर था, एक्चुअली ना मैं ये बनाना भूल गया, स्लाइड पहले बना लाता, अब आपको आपके सामने ही बना देता हूँ, थोड़ा सा मुझे रेफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रमोटर साहब खुद आएंगे, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं प्रमोटर हूं, या रेगुलेशन के हिसाब से, प्लस इनके इमीडिएट रिलेटिव। वो कौन है? स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सन या डॉटर, कोई भी हो सकता है। यहां पर कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन नहीं है, यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये लोग प्रमोटर ग्रुप के माने जाएंगे। फिर आता है कि अगर कोई बी लिमिटेड प्रमोटर है, ए लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड जो प्रमोटर है, अब सेकंड पॉइंट है, इसकी कोई सी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है या डी लिमिटेड, तो ये यहां पर प्रमोटर ग्रुप माना जाएगा। मैं PRG लिखूंगा प्रमोटर ग्रुप को, PRG। तो ये सी लिमिटेड और डी लिमिटेड भी PRG मानी जाएंगी। ये तो प्रमोटर अपने आप को कह ही रहा है, ये तो अपने आप को प्रमोटर बोल ही रहा है। और अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है और उसकी आगे होल्डिंग या सब्सिडरी है, इसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड की। यहां तक बात समझ आई? नेक्स्ट, सपोज एक ई लिमिटेड है, इसमें प्रमोटर ऑफ ए लिमिटेड ने 20% या 20 इक्विटी ले रखी है। किसमें? इसमें। तो ये कंपनी यहां पर प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। ये तो प्रमोटर है ही, इसने 20% शेयर ले रखे हैं ई लिमिटेड में, तो ई लिमिटेड क्या मानी जाएगी? प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। और दूसरा, एक एफ लिमिटेड है, वो प्रमोटर है और इसमें जी लिमिटेड ने 20% ले रखे हैं। ये यहां पर प्रमोटर है, तो ये यहां पर प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। मतलब प्रमोटर की कंपनी में जिस कंपनी ने 20% ले रखे हैं या किसी कंपनी में प्रमोटर ने ले रखे हैं, दोनों में ध्यान समझना आप। यहां पर प्रमोटर की कंपनी में मोर देन 20% इक्विटी कैपिटल यहां ली हुई है और ये तो प्रमोटर है ही, तो ये प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। क्लियर हुई यहां तक बात? अगला आते हैं अब। ये मैं नंबर्स डाल देता हूं आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब मैं लिखने जा रहा हूं नंबर 5।
एक एच लिमिटेड है, ये इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने यहां पर 20% या 20 से ज्यादा इक्विटी कैपिटल ली हुई है एच लिमिटेड की, और इन लोगों ने इसमें भी 20% कैपिटल ली हुई है। तो ये लोग ने यहां पर जो ले रखी है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रमोटर ग्रुप में, ये भी और ये भी। इंडिविजुअल्स ने तो 20 ले ही रखी थी, ये इंक्लूड हो जाएगी, पीआरजी में आ जाएगी साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखी है क्लॉज, ये क्लॉज 3 के, ये रेगुलेशन 2QQ है, PP सॉरी, उसका थर्ड पार्ट लिखा है मैंने, ये तीनों A B C अगर आप बुक से देखोगे तो, और ये किसका आ गया 2-1 PP की 2, और ये दी हुई है 1 में, 2-1 PP 1 में। अब आ जाते हैं अगली, इशूअर है ए लिमिटेड है। तो ये तो थे कि अगर यहां पर प्रमोटर ग्रुप बॉडी, प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है। अब आ रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है, यहां पर तो सारा कंपनियों का केस आ रहा था, कोई भी मान लो कंपनी है, सपोज एक्स लिमिटेड, ये कंपनी है, इसमें 20% प्रमोटर ने पैसा लगा रखा है, उसके रिलेटिव ने लगा रखा है, उसकी फर्म जिसमें वो पार्टनर है, HUF या जिसके पार्टनर या मेंबर हैं, इन लोगों ने 20% एक्स लिमिटेड में ले रखा है। और यहां पर प्रमोटर हमारे हैं मिस्टर राम, इंडिविजुअल हैं, बट उन्होंने इसमें स्टेक ले रखा है, तो ये यहां पर तो प्रमोटर हैं, ये क्या हो जाएगी, एक्स लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी, प्रमोटर ने जिस भी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। ये रेगुलेशन हमारी हुई शुरू, 6th पॉइंट है, टू 1 PP A, ये रेगुलेशन है। अब मैं लिखने जा रहा हूं 2-1 PP B, उसकी बात करते हैं। कोई भी कंपनी, Y लिमिटेड है कोई बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें एक X लिमिटेड है ऊपर वाली, और
इसने इसमें 20% पैसा लगाया हुआ है, तो ये प्रमोटर ग्रुप में थी, तो ये भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। मैं आपको सिंपल इसको हटा देता हूं, यहीं कर देता हूं। इसने इसमें मोर देन 20% पैसा लगा रखा है। टोटल कैपिटल, यहां पर इक्विटी वर्ड नहीं है, यहां पर टोटल कैपिटल वर्ड है, क्योंकि फर्म्स है ना, तो फर्म्स में पैसा नहीं, इक्विटी है, सॉरी, टोटल इक्विटी, टोटल नेक्स्ट में आएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हमारी आई, ये 7th पॉइंट हो गया। टू 1 PPC, इसमें बोला गया है कोई भी HUF या फर्म इसमें हमारे प्रमोटर जी ने, मिस्टर राम जी ने, अब यहां पर शेयर कैपिटल नहीं आएगी, 20% टोटल कैपिटल वर्ड आएगा। इक्विटी तो हो नहीं सकती ना, फर्म है और HUF है, तो ये भी यहां पर क्या मान ली जाएगी, फर्म और HUF भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। और प्रमोटर ने चाहे खुद चाहे अपने रिलेटिव के साथ। उसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट है, 9th पॉइंट, ऑल पर्सन। ये हमारी रेगुलेशन है 2(1) PP की, एक मिनट, ये 3rd का ABC था ना, ये 4th थी, 4th और ये 5th है। इसमें बोला गया ऑल पर्सन नेम्ड विथ प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर्स थे उनके साथ शेयर होल्डिंग थी, तो ये लोग भी यहां पर प्रमोटर ग्रुप में मान लिए जाएंगे। तो ये बहुत लंबी डेफिनेशन हो जाती है, तो इसको जितना इजी कर सकता था मैंने कर दिया। इसमें बस एक चीज का और ध्यान रखना, यहां पर म्यूचुअल फंड, FPI अदर देन कैटेगरी 2 वाले, या मैं इसे लिख देता हूँ, मान लो म्यूचुअल फंडों ने ये ABC में पैसा लगा रखा है, इश्यूअर में A लिमिटेड में म्यूचुअल फंडों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने कर रखी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर रखी होगी, और AIF, वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, अगर इन्होंने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसमें बॉडी कॉर्पोरेट फैमिली ऑफिस को छोड़कर, अगर उन्होंने यहाँ पर मोर देन 20% पैसा लगा रखा है बट नॉट PRG, ये प्रमोटर ग्रुप नहीं माना जाएगा। बट इनकी कोई सब्सिडरीज हैं, इन्होंने आगे कंपनियां बना रखी हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड या इसमें प्रमोटेड है इनके बाय देम, वो यहां पर PRG माना जाएगा। ये PRG नहीं माने जाएंगे। तो ये
क्रक्स निकला सारी सिचुएशन का। तो टाइम होता तो मैं इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाता, बट अब इतना आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसको गैस कर पाओगे। तो ये आपका प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन हुई। अब तो अगर कहीं भी पॉइंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर ग्रुप क्या है। अगला हमारा आ रहा है अब क्वेश्चन जो था, ये हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई। वारंट का एक और मैं कराने जा रहा हूँ कि वारंट क्या होते हैं। वारंट हमने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जब किया था टॉपिक, तो उसमें थोड़ा सा किया था, याद करो। वारंट हमने क्या किया था कि एक फ्यूचर राइट है टू सब्सक्राइब कैपिटल। वारंट के प्रैक्टिकल्स भी मैं करा चुका हूँ, आपको याद हो तो। और जो बच्चे ने नहीं किए हैं वो प्लीज़ जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, उसमें देख के कर लो। अब मैं इतना टाइम यहाँ लगाने बैठूंगा तो दोबारा फ़ायदा नहीं है, मैंने पहले इसीलिए टाइम इतना लगा दिया आपको। अब तो वैसे ही टाइम कम बच रहा है। वारंट क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है राइट टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी इन फ्यूचर, कि एक कूपन अटैच हो जाता है कि आप बाद में शेयर्स ले सकते हो। बेयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाइंग सेलिंग हो सकती है, मैंने प्रैक्टिकल कराया था प्रीमियम कैसे बाइंग सेलिंग होती है इसकी। और जब वारंट मिलता है तो उसके बेस पर हमें कोई डिविडेंड या कंपनी में कॉर्पोरेट राइट नहीं मिलते, वोटिंग राइट वगैरह, बट जब वारंट एक्सरसाइज हो जाता है तो उसके बेस पर हमें वोटिंग राइट मिल जाता है। तो वारंट की रेगुलेशन पहले नहीं थी, सेबी लेकर आई रेगुलेशन 13 और 111 में, आईपीओ और एफपीओ के केस में। तो वारंट का मैक्सिमम टेन्योर 18 मंथ हो सकता है। मतलब कंपनी ने आज अगर इशू किए हैं शेयर, साथ में वारंट अटैच कर दिए, या डिबेंचर इशू किए उसके साथ वारंट अटैच कर दिए कि आपको फ्यूचर में शेयर मिलेंगे, तो वो मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए पीरियड, 18 मंथ। और वारंट वन सिक्योरिटी या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब शेयर्स के साथ डिबेंचर या डिबेंचर के साथ शेयर, ऐसे भी हो सकता है। दो तरह के शेयर भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज प्राइस कि किस रेट पर शेयर मिलेंगे वो आपको एट द टाइम ऑफ इशू बताना पड़ता है, और 25% उसका पैसा आप इमीडिएटली पहले लोगे। पहले क्या होता था, वारंट फ्री इशू हो जाते थे, बाद में आप ना सब्सक्राइब करो तो कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ हो जाती थी। और एक्सरसाइज प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो आप डिस्क्लोज करोगे और उसके बेस पर 25% लोगे। और अगर आपने वहां पर कोई एक हायर प्राइस फिक्स किया था, आपने कहा था कि बिटवीन 15 to 20 के बीच में होगा शेयर प्राइस, जैसे बुक बिल्डिंग में प्राइस बैंड होता है, तो आप कैप प्राइस का 25% कैलकुलेट करके उससे पहले ले लोगे। और अगर टाइम पर जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा वो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता या पैसे दे देता है और 3 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो उसका राइट फॉरफिट हो जाएगा और जो 25% एडवांस है वो भी उसको वापस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ भी आ सकता है, रेगुलेशंस वारंट की क्या है। अभी तक क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, नई आईसीडीआर में से भी पहली बार ये कंसेप्ट लेकर आई थी, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंपल है, वारंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर राइट है टू सब्सक्राइब कैपिटल इन फ्यूचर। सेकंड, 18 मंथ के अंदर हो जाने चाहिए। एक टाइम पर एक सिक्योरिटी या एक से ज़्यादा भी सिक्योरिटी अटैच हो सकती हैं। जो भी एक्सरसाइज प्राइस होगा वो पहले से डिसाइड होगा, उसका 25% आप पहले ले लोगे। और अगर आपने कोई प्राइस बैंड दिया है तो कैप प्राइस पर 25% होगा। और कंसिडरेशन देने के 3 महीने के अंदर अगर एक्सरसाइज नहीं हुए, जब ड्यू डेट आई तो उस टाइम पर वो फॉरफिट हो जाएगा, 25% पैसा वापस नहीं मिलेगा। आगे, अब ये इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। फास्ट ट्रैक की इशू मैं अलग क्लास में कराऊंगा, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये सब इकट्ठे एक ही क्लास में होंगे। एलोकेशन, एप्लीकेशन साइज, एस्पा, क्यूआईबी, गिरुंचू। मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बुक बिल्डिंग और अल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग क्या है। प्रेफरेंशियल इशू मैं अलग क्लास में कराऊंगा। क्यूआईपी ये मेरे ख्याल 2 या 3 क्लास और लगेंगी जिसमें ये मैं सारा खत्म कर पाऊंगा। बुक बिल्डिंग क्या है, इस पर अगर थ्योरी आ जाए, व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस।
देखो जब भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है तो दो तरह से प्राइस डिसाइड होगा, या तो कंपनी प्राइस फिक्स कर देगी या बुक बिल्डिंग। आपने कंपनी लॉ में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ही पढ़ा होगा, और कंपनी लॉ की प्रोस्पेक्टस की क्लास देख लेना, मैंने वहाँ पर बुक बिल्डिंग की पूरा प्रैक्टिकल कराया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में कंपनी लॉ की प्रोस्पेक्टस वाली क्लास में, स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस पूरी कराई हुई है, समझाई हुई है। तो यहाँ पर मैं अब डबल टाइम नहीं लगाऊंगा। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो प्लीज़ कंपनी लॉ की रिवीजन क्लास जो है उसमें प्रोस्पेक्टस चैप्टर, इशू ऑफ सिक्योरिटीज के चैप्टर में मैंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस कराया हुआ है। दोनों में क्या फ़र्क है? फिक्स प्राइस में कंपनी कह देगी कि मैं 1 करोड़ शेयर दे रही हूँ एट द रेट 100, ना 5 पैसे कम ना 5 पैसे ज़्यादा, मतलब 10 फेस वैल्यू 90 प्रीमियम, और कंपनी 100 करोड़ लेने जा रही है। तो फिक्स में तो सब कुछ पहले से फिक्स है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी डिसाइड नहीं करती इशू प्राइस डिसाइड करा जाता है बाय बिडिंग। पब्लिक को बोलती है आप बताओ कितने में लोगे, इट इज़ लाइक ऑक्शन। तो कंपनी या तो शेयर्स लिख देती है कि 1 करोड़ शेयर दे रही हूँ, प्राइस बैंड के हिसाब से होगा, और प्राइस बैंड दे देगी 95 से 110 के बीच में, तो जो भी प्राइस आया उसके हिसाब से अलॉटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया होता। बुक बिल्डिंग प्रोसेस पर थ्योरी आ जाए तो व्हाट इज इट? इज प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म थ्रू विच इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। प्राइस बैंड इज अनाउंस्ड बाय इशूअर विद 2 प्राइसेस, वन इज कैप प्राइस, हायर प्राइस जहां तक हाईएस्ट बिड जाएगी, और एक मिनिमम प्राइस, और दोनों के बीच में फ्लोर प्राइस से 120% से ज़्यादा कैप प्राइस नहीं होना चाहिए। जो बिडिंग के बाद फाइनल कट ऑफ प्राइस आएगा उस पर हम अलॉटमेंट कर देते हैं। इस केस में जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें इशू प्राइस एंड क्वांटम ऑफ इशू नहीं दिया होता। कंपनी बिना प्राइस बैंड के आरओसी और सेबी को प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, और जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो फाइनल प्रोस्पेक्टस दोबारा जाता है। दिस इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो वो एक बार आप क्लास देख लेना, उसमें मैंने प्रैक्टिकल कराए हुए हैं। एक बार यहाँ मैं और दोबारा फास्ट बता देता हूँ, जिसको बेस देखना है वो वहाँ पर चला जाए, वहाँ पर मैंने डिटेल में कराया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक बिल्डिंग प्राइस में अभी तक ध्यान रखना कट ऑफ प्राइस निकालना कभी नहीं आया, और ये कभी भी आ जाएगा एग्जाम में, समझ लो। तो ये मान के चलो कि कट ऑफ प्राइस निकालना आपको आना चाहिए। अगर एबीसी लिमिटेड है 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है, उसने कहा प्राइस बैंड है 90 से लेकर 100 के बीच में, तो मीन्स आप लोएस्ट बिड 90 तक दोगे और हाईएस्ट बिड 100 तक दोगे। तो कंपनी इस तरह से लीड बुक रनिंग बुक बनाती है। बुक का मतलब है ऑक्शन होगी। मान लो मैं कंपनी हूं, मैं कह रहा हूं आपसे बोलो कितने में आप शेयर लोगे, तो मैंने कहा कि मिनिमम प्राइस 90 होगा, मैक्सिमम 100 होगा। तो मैंने ये टेबल बना दी। आप में से 2 लोगों ने बोला कि हम 100 रुपए में शेयर लेने को तैयार हैं, बट हम 10 लाख शेयर लेंगे, और मैंने शेयर बेचने कितने हैं? 1 करोड़, टोटल शेयर 1 करोड़ है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपके 10 लाख आप बैठो, मैं अभी बताता हूँ। तो मेरे पास 10 लाख की कंफर्मेशन आ गई 1 करोड़ में से, तो अब मेरे को 90 लाख के लिए और बिडिंग करानी है। अब आप में से 5 लोगों ने कहा हम तो 99 में लेंगे और 15 लाख शेयर लेने को तैयार हैं हम। तो चलो जी, 10 लाख 100 रुपए वाले थे, 15 लाख 99 वाले आ गए, तो मेरे पास 25 लाख की कंफर्मेशन आ गई। अब बैलेंस रह गया 75 लाख। आप में से कुछ 20 लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तो 96.50 पे लेंगे, 30 लाख शेयर हैं, तो मेरे पास ये भी कंफर्म हो गया, 45 लाख का बैलेंस रह गया। अब आप में से 50 लोगों ने कहा हम तो 94 में लेंगे, 60 लाख शेयर ले रहे हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन शुरू हो गया। ध्यान से देखना, 10 लाख शेयर 100 रुपए में बुक हुए, 99 15 में, 96 30 में, 94 60 में, इस सारे का टोटल करके 1.15 करोड़ हो गया। और अभी नीचे भी लोग लेने को तैयार बैठे हैं और उन्होंने इतने इतने शेयर लिए, बट मेरे शेयर जहां पर पूरे हो गए, मैंने वहां पर एक लाइन खींच दी। मैंने कहा कि जी इससे नीचे वालों को तो मैं शेयर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत कहां पूरी हो रही है। ध्यान से देखना, इस टेबल में लोएस्ट प्राइस 90 था, हाईएस्ट 100 था। लोएस्ट पर तो बहुत ज्यादा शेयर लेने को तैयार है, ऑब्वियसली सस्ता लेने को सब तैयार है, बट हायर पर कम लोग लेने को तैयार हैं। बट मैं तो हायर पे बेचना चाहूंगा ना शेयर पे, तो मैंने प्रायोरिटी किसको दी? सबसे पहले जो सबसे महंगे में मेरे से शेयर खरीदना चाहता है। अब आप में से कोई कह रहा है 90, कोई कह रहा है 100, तो मैं कहूंगा 100 वाला पहले आए ना। सेलर शॉपकीपर के हिसाब से देखो, उसके सामने अगर बायर खड़े हैं, एक बायर कह रहा है मैं आपका गुड 100 में लेता हूँ, एक कह रहा है 90 में, तो बायर उसके लिए कौन सी प्रेफरेंस फर्स्ट होगी?
100 वाला जो हाईएस्ट रेट दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर 100 वाले को कहा आप रुको, वो कह रहा है बट मैं 10 लाख शेयर लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आप रुको। फिर 99 वालों ने कहा मैं 15 लाख लूंगा, 9650 में 30 लाख, 94 में 60 लाख, तो टोटल मेरे को 1 करोड़ शेयर बेचने थे। यहाँ पर 1 करोड़ 15 लाख की बात कंफर्म हो गई। मैंने कहा भाई अब यहाँ पर मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ, ये इससे नीचे वाले तो सारे भाग जाओ, बिड्स रिजेक्टेड, और इससे ऊपर वाले सबकी बिड्स रिजेक्ट, और मैं इसमें अब इस प्राइस पर दे दूंगा जहां पर मेरा 1 करोड़ शेयर पूरे हुए हैं, तो इसको भी मैं इसी प्राइस पर दूंगा अगर ये यूनिफॉर्म प्राइस मेथड था। दो तरह के मेथड होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक मल्टीपल प्राइस होता है। अगर मैंने पहले से ही डिसाइड कर दिया था, मैंने पहले से ही डिसाइड कर दिया था मल्टीपल प्राइस है, ये होता है अल्टरनेट मेथड। मल्टीपल मतलब जिसने जिस रेट पर बिड दी है मैं उसको उसी रेट पर अलॉटमेंट दूंगा, और अगर मैंने कहा था यूनिफॉर्म सबको उस पर दूंगा तो मैं उस प्राइस पर अलॉटमेंट करूंगा जहां मेरे शेयर पूरे हो रहे हैं। तो मेरे यहां पर शेयर पूरे हुए तो मेरा कट ऑफ प्राइस क्या निकला 94। और इंडिया में यही चलता है अगर आप पब्लिक इशू नॉर्मली ला रहे हो, और अगर आप अल्टरनेट मेथड और बुक बिल्डिंग से ला रहे हो, वो भी सेबी अलाउ करती है, उसकी भी रेगुलेशंस हैं, उस केस में फिर आप अलग अलग रेट पर अलॉटमेंट करोगे। अब यहाँ पर अलग अलग रेट पे करोगे तो कंपनी को फायदा हो रहा है, उसको 100 रुपए में भी शेयर बिका, 99 में भी बिका, 96 में भी बिका, 94 में भी बिका। और अगर वो यूनिफॉर्म प्राइस कर रही है कंपनी, तो यूनिफॉर्म प्राइस में उसका शेयर सिर्फ 94 में गए। तो ऐसे सिनेरियो में, बट यहाँ पर जो नॉर्मल पब्लिक इशू हैं सब यूनिफॉर्म प्राइस पर आते हैं, तो हमारा कट ऑफ प्राइस ये निकल कर आएगा, इसके बेस पर सारी अलॉटमेंट होगी। इस तरह की कोई भी टेबल आ सकती है एग्जाम में कभी भी कट ऑफ प्राइस निकालने के लिए। आपको अपने आप को दुकानदार मानना पड़ेगा, और आपने ये देखना है कि मुझे माल बेचना है 90 और 100 के बीच में। या मान लो आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो 1 करोड़ की, या आप 10 फ्लैट बेच रहे हो, तो आप अगर ये फ्लैट बेच रहे हो तो आप ऑक्शन कराओगे तो बिडर आएंगे, तो हाईएस्ट बिडर सबसे ऊपर होगा, लोएस्ट बिडर सबसे नीचे होगा। और जहां आपका माल बिक गया, आपका माल बिकना था 1 करोड़ शेयर, तो 1 करोड़ शेयर तक आपको 94 के प्राइस वालों तक आना पड़ा। नीचे वालों को आपने कहा भाई साहब जाओ, ऊपर वालों को कहा आप बैठे रहो, मैं सबको अलॉटमेंट 94 में कर देता हूँ। तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, 90 रुपए से ऊपर शेयर बिक गए, जबकि यहाँ पर शेयर लेने वाले ज्यादा बैठे हैं। अगर कंपनी सारे के सारे शेयर इन लोगों को दे दे तो 92 में ले रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है, हम 94 में देना। अब इन लोगों ने जो अगर 100 के हिसाब से एप्लीकेशन दे दी थी, उनको रिफंड हो जाएगा जो एक्सेस पैसा आ गया उनका। क्लियर हुआ जी? तो ये आपको करना है, और डिटेल में ज्यादा करना हो तो मैंने वहां पर पूरी क्लास कराई हुई है प्रोस्पेक्टस में। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल ये करो, नेक्स्ट क्लास में फिर ये पॉइंट उठाएंगे फास्ट ट्रैक इशू, और इनको 2 या 3 क्लास और मैं दूंगा इसमें आपको, और सारा ICDR एज प्रॉमिस मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादा लंबी क्लास मैं नहीं दे पा रहा, टाइम की ऑक्यूपेंसी है, बहुत मुश्किल हो रहा है, करंट बैच भी चल रहे हैं और भी काम होते हैं, तो इस बार के लिए जितना मैं मैक्सिमम दे पा रहा हूँ दे रहा हूँ। अगले अटेम्प्ट में तो फिर प्रॉपर एक प्लान करके आएंगे और टाइम से पहले देंगे। तो इस बार थोड़ा सा लेट शुरू हुआ हूँ, बट जो मेरा प्रॉमिस था कि ICDR में आपको ज़रूर कराऊंगा वो आपको मैं करा रहा हूँ। और अगली 2-3 क्लास जो भी लगेंगी मैं जैसे भी होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ना मैं लाइव पर आ रहा हूँ ना प्रीमियर पे आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम की स्केर्सिटी है, बट आपको कोशिश है कि विद इन अ वीक ये सारा काम करा दिया जाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।